नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान जारी है। महाराष्ट्र में एमएलसी की 11 सीटों के लिए इस वक्त वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वोटिंग के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज को जो सबसे बड़ा डर है वो क्रॉस वोटिंग का है, क्योंकि 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। एनडीए ने 9 कैंडिडेट को मैदान में उतारा, तो वहीं इंडिया अलायंस ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी ने 5 कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। बीजेपी के 4 कैंडिडेट की जीत तो पक्की दिखाई दे रही है और 5वें के लिए भी बीजेपी ने वोट का जुगाड़ कर लिया है। तो वहीं अगर संख्या बल की बात करें तो इंडिया अलायंस के पास जरूरत से 3 वोट ज्यादा हैं, लेकिन इंडिया अलायंस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसके पास जरूरी वोट से 14 वोट एक्स्ट्रा हैं, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास भी जरूरत से कम वोट हैं और शेतकरी पक्ष, जिसे कि शरद पवार का समर्थन है, उसे भी जरूरत से कुछ कम वोट हैं। ऐसे में अगर एनडीए ने सेंधमारी की तो फिर समीकरण बिगड़ सकता है। आइए आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव में सिर्फ मौजूदा विधायक ही वोटिंग करते हैं और पूरा प्रोसेस क्या है। एमएलसी का ये टेस्ट है, कौन पास होगा कौन फेल होगा ये तो नतीजा बता ही देगा। लेकिन पहले आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा में मौजूदा विधायकों की संख्या इस वक्त 274 है और 11 एमएलसी सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। ऐसे में कैंडिडेट को चुनाव जीतने के लिए पर पर्सन 23 वोट्स की आवश्यकता है, 23 वोटों की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में एमएलसी का चुनाव इसलिए दिलचस्प हो गया है कि 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, जो पिछले ग्राफिक्स में हमने आपको दिखाया। इसमें महायुति यानी कि एनडीए के 9 उम्मीदवार हैं, इसमें बीजेपी के 5, एकनाथ शिंदे के शिवसेना के 2 विधायक, देखिए आपके सामने ये आंकड़ा हम रख देते हैं। वहीं अजीत पवार की एनसीपी के भी 2 कैंडिडेट इसमें शामिल हैं। तो वही महाविकास अघाड़ी की बात कर लें, यानी कि इंडिया अलायंस की बात कर लें, तो 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं, जिसमें कांग्रेस का 1, शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट का 1 और इसके अलावा अगर शेतकारी कामगार पक्ष की बात करें तो उनके भी 1 उम्मीदवार मैदान में हैं और शेतकारी को ही शरद पवार का समर्थन हासिल है। अब वोट की बात बता देती हूं। एनडीए के 9 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है और उनके पास कुल 203 वोट है। ये देखिए आंकड़ा आपके सामने, 9 प्रत्याशी 203 वोट उनके पास है, जबकि एक कैंडिडेट को जीतने के लिए महज 23 वोट की आवश्यकता होती है। तो यानी अगर 9 कैंडिडेट्स को विजयी बनाना है तो 23 × 9 यानी कि 207 वोटों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके पास 4 वोट कम है। वहीं दूसरी ओर अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो उनके 3 प्रत्याशी, जैसा कि अभी आपको जानकारी हमने दी, 3 प्रत्याशी हैं, 72 वोट है इंडिया अलायंस के पास और जरूरत कितनी है, वही 23 × 3 अगर कहें तो 69 वोट होते हैं, यानी कि जितने वोटों की आवश्यकता है उससे 3 वोट ज्यादा है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं, यहां पर 4 वोट कम है अपने एक कैंडिडेट को जिताने के लिए और यहां पर 3 वोट अधिक है। डर इसी बात का है कि यहां कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए और इसका एक कैंडिडेट और ना जीत जाए। पंकजा मुंडे चुनावी मैदान में हैं और विधान परिषद के चुनाव के लिए जो हम कांटे की टक्कर देख रहे हैं, पंकजा जी क्या लगता है कितनी कांटे की टक्कर है, किस तरीके से चुनाव होगा? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है, हम सत्ता में हैं, हमारे विधायकों की संख्या अधिक है और हम पूरी तरह विजयी होंगे, ये मुझे विश्वास है। लेकिन हम मतों का गणित अभी भी देखें तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं तो जरूरत लगेगी। देखिए, ये चुनाव पूरी तरह से अलग है, पूरी तरह से व्यवस्था इसकी अलग है, एक अलग डिसिप्लिन है, तो मुझे पूरा विश्वास है हमारी पूरी टीम जीतेगी। अपनी जीत को लेकर आपके सभी सहयोगी? मैं यहाँ उम्मीदवार हूँ, ये चुनाव अलग है, लाखों लोगों का वोट लेकर चुनाव लड़ना और एक अलग अनुभव है और ये लाखों के प्रतिनिधियों का वोट लेकर चुनाव लड़ना है, तो मेरे लिए अलग अनुभव है। पार्टी ने जिस तरह से प्लानिंग किया है उस तरह से हम लोग सिर्फ उम्मीदवार यही कह सकते हैं, हमें आत्मविश्वास है कि हम भाजपा के उम्मीदवार बातचीत करने के लिए ये थी पंकजा मुंडे, जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि पार्टी ने जिस तरीके से पूरी योजना बनाई है उसके चलते बतौर उम्मीदवार वो चुनकर आएंगी, ये विश्वास पंकजा मुंडे व्यक्त करती नजर आ रही हैं।
महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने पंकजा मुंडे को भी उम्मीदवार बनाया है। पंकजा मुंडे का दावा आपने सुना, उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत होगी। ऐसे में अब आप ये सोच रहे होंगे कि जीत को लेकर बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है, इस कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है? तो इसके पीछे है विधायकों का गणित। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के कुल 103 विधायक हैं और बीजेपी ने कितने उम्मीदवार उतारे हैं? 5 उम्मीदवार उतारे हैं। एक कैंडिडेट को जीत के लिए 23 वोटों की आवश्यकता है, यानी कि 23 इंटू 5, इसका मतलब 115 वोट। यानी कि अगर उनके 5 कैंडिडेट्स को जिताना है तो फिर कुल 115 वोटों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन विधायक तो केवल 103 है। अब बीजेपी के अगर सभी 5 विधायकों को जिताने के लिए 12 वोट की जरूरत पड़ेगी, मतलब ये कि 4 की तो जीत पक्की है ही, लेकिन 5वें को जिताने के लिए 12 वोटों की और आवश्यकता है। अब ये वोट कहां से आएंगे? अब महाराष्ट्र में निर्दलीय विधायकों की संख्या कितनी है वो आपको बता दें। महाराष्ट्र में निर्दलीय विधायकों की संख्या 14 है और ये सभी एनडीए के साथ है। अगर उनमें से 12 विधायक बीजेपी के पक्ष में वोट डालते हैं तो बीजेपी को अपने 5 उम्मीदवारों को जिताने में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी ये दावा कर रही है कि इंडिया अलायंस अपनी 3 सीटें जीतेगी। हमारे साथ उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के सांसद अनिल देसाई हैं। सर, मतों का जो गणित है वो बैठ रहा है क्या? क्योंकि आपके 3 उम्मीदवार मैदान में हैं और आपके पास वोट कम है। मतों का गणित बैठने पर ही यहाँ पे आए और ये पूरी बातें सही रीत से रहेगी। तीनों पार्टीज़ के विधायक अपना अपना अधिकार, अपना अपना जो फ्रेंचाइज है वो यहाँ पे करेंगे और महाविकास आघाड़ी के तीनों प्रत्याशी जीत के आएंगे। दावे किए जा रहे हैं महाविकास आघाड़ी की, महायुति की ओर से कि हमारे ही जीतेंगे सारे के सारे। दावे हर एक अपने अपने हिसाब से करता है, जो जिस तरह से उसका गणित होगा उसी तरह से। अब किसका कैलकुलेशन जीतेगा और किसका हारेगा, महाराष्ट्र विधानसभा से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं समीर भी से हमारे सहयोगी। समीर, देखिए, अंक तालिका की गणित तो हमने समझा दी है, लेकिन किससे किसकी क्या बातचीत हुई है ये तो आप बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, जो बातचीत चल रही है वो ये है कि थोड़ी देर पहले जो प्रहार जनशक्ति संगठन है उनके विधायक बच्चू कडू वो स्पष्ट रूप से कर गए अपनी भूमिका कि वो शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने वाले, उन्हें वो अपना वोट करने वाले हैं। इसी तरीके से हम बात करें जो क्योंकि सारा दारोमदार जो है निर्दलीय जो विधायक है और जो संगठन है छोटे उन पर आके टिकता है। ऐसे में हम बात कर लेते हैं बहुजन विकास आघाड़ी की भी, उनकी ओर से भी लगभग जो है वो महायुति के साथ यानी कि सत्ताधारियों के साथ जा सकते हैं, क्योंकि पिछले अगर विधान परिषद के चुनाव का अगर हम उनका इतिहास देखें तो वो महायुति के साथ रहे हैं। ऐसे में बहुत लाजमी है कि महायुति ने अपने जो गणित है वो बिठा रखे हैं और जो निर्दलीय विधायक है उनको अपने साथ कर लिया है। तो आने वाले समय में लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि क्रॉस वोटिंग कौन कर सकता है, क्योंकि शरद पवार ने खासतौर पर ये जो कह रखा है, उनकी पार्टी की ओर से खासकर कहा गया कि अगर अजित पवार कैंप में अगर कुछ लोग हैं जो उनके साथ आना चाहते हैं तो पहले अपनी लॉयल्टी सिद्ध करें। यानी कि उन्होंने जो उम्मीदवार दे रखा हुआ है शेतकरी कामगार पार्टी का जयंत पाटिल, उन्हें वोट करें। तो ऐसे में उनके पास फिलहाल जो है शरद पवार गुट के पास 13 है। ऐसे में कितने अजित पवार गुट से आकर उन्हें वोट करते हैं ये भी देखना उतना ही लाजमी होगा। लेकिन फिलहाल हम बात करें कि सभी को क्रॉस वोटिंग की ज़रूरत है, बिना उसके किसी का भी उम्मीदवार क्लीन स्वीप करता नज़र नहीं आ रहा है। कम वोट महायुति के पास भी है और कम वोट महाविकास आघाड़ी के पास भी हैं। ऐसे में जैसे जैसे दिन बीतेगा उससे जाहिर होता जाएगा कि जो प्रेफरेंशियल वोटिंग है, खासकर ये सारी वोटिंग जो होती है मीनाक्षी प्रेफरेंशियल वोटिंग पे तय होती है। इसीलिए जब तक आखिरी मतदान नहीं हो जाता, इसलिए पूरी तरह से ये कह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसका पलड़ा आप भारी ठीक है। कह रहे हैं समीर, और जिस तरीके के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद तो वैसे भी ये चर्चा चल रही थी कि ये ताकत का एनालिसिस है। एक बार फिर से अगर यहाँ पर विक्ट्री होती है तो एक मॉरल विक्ट्री पार्टी के लिए कहलाई जाएगी। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि ये मतदान की प्रक्रिया और इसके नतीजे जो हैं वो बहुत कुछ कहानी कह देंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी दावा ये कर रही है कि उसके सभी 3 उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन उद्धव की पार्टी खुद कांग्रेस के सहारे है। और ये हम क्यों
क्यों कह रहे हैं, आइए वो आपको समझा देते हैं। बड़ी वॉल पर आपको लेकर चलते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस के कुल 37 विधायक हैं। अब कांग्रेस ने एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा, यानी कांग्रेस को केवल 23 वोट की आवश्यकता है, उसके पास 14 वोट बचेंगे। जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास कितने विधायक हैं? कुल 16 विधायक हैं और उन्हें जीतने के लिए 23 वोट की आवश्यकता है, यानी कि 7 वोट कम पड़ रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस के 7 विधायक उद्धव ठाकरे की पार्टी के पक्ष में वोट कर देते हैं, यहाँ देखिए 14 वोट एक्स्ट्रा है, इधर 7 वोट कम है। अब कांग्रेस के अगर विधायक उद्धव ठाकरे की पक्ष में अगर वोट करते हैं, तब तो उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार को जीतने में कोई संकट नहीं आएगा और कांग्रेस के 7 वोट फिर भी बचे रह जाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक और नेता धीरज देशमुख हैं। जिस तरीके के गणित हैं, संख्या सभी को चाहिए। कांग्रेस को भी, कांग्रेस के साथ तो खैर निकल कैंडिडेट जीत जाएगा, लेकिन महाविकास आघाड़ी को ज़रूरत है। कहाँ से बैठेगा गणित? नहीं, ये चुनाव जो होने वाला है, जिस संख्या में जिसके विधायक जितने हैं उस तरीके इसका मतदान इस तीनों उम्मीदवारों को होगा और हमें आशा है कि महाविकास आघाड़ी के तीनों उम्मीदवार अच्छे मतों से जीत के आएंगे। ये अभी खेल स्ट्रैटेजी का है। महाविकास आघाड़ी के सब उम्मीदवार, सब आमदार एकजुट से इसमें हैं और लोकसभा में जिस तरीके से एक सरप्राइजिंग रिजल्ट सबके सामने आया, मुझे आशा है कि आज भी एक अच्छा रिजल्ट महाविकास आघाड़ी के बाजू से लगने वाला है। उद्धव ठाकरे की पार्टी को तो कांग्रेस के 7 विधायकों का समर्थन मिल जाएगा और वो शायद मैदान मार भी ले जाएंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी को भी तो 2 उम्मीदवार को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बनाना था और हुआ भी है। अगर अंक गणित की बात की जाए तो विधानसभा में एकनाथ शिंदे के कुल 38 विधायक हैं। शिंदे के 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। एक को जीत के लिए 23 वोट की आवश्यकता है। ऐसे में 2 उम्मीदवारों को अगर जिताना है तो 46 वोट की आवश्यकता है, लेकिन हैं कितने वोट? केवल 38। ऐसे में 8 वोट जरूरत से कम पड़ रहे हैं। शिंदे में अगर शिंदे को 2 निर्दलीय जो कि बीजेपी से बचे हैं, अगर उनका साथ मिल जाता है तो फिर 6 की और आवश्यकता पड़ेगी। वंचित अघाड़ी के 3 विधायकों का अगर साथ ले लें तो संख्या 5 हो जाएगी, फिर भी 3 विधायकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे में जो कोशिश है, एमएनएस और आरएसपी का भी साथ शिंदे गुट को चाहिए। शिंदे की एक सीट पर जीत पक्की है और दूसरी के लिए कसरत करनी पड़ सकती है, लेकिन कांग्रेस का दावा यह है कि महाविकास आघाड़ी के विधायक एकजुट हैं और चुनाव में उनकी ही जीत होगी। हमारे साथ कांग्रेस की उम्मीदवार प्रतिनिधि साहब है। सर, मैडम एक ही सवाल कि आप मुझे बताइए कि जिस तरह से कांटे की टक्कर हम देख रहे हैं, कितनी आप आश्वस्त अपनी जीत को लेकर? इस बार कांटे की टक्कर? मैं पूरे 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि विजय हमारा ही होने वाला है। विजय एमवीए का ही होने वाला है और कांग्रेस पार्टी का तो 1 नंबर पे कैंडिडेट चुन के आएगा, क्योंकि सभी हमारे ज्येष्ठ नेतागण इधर है और वो सब लोग मिल के उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। कुछ विधायक जो कहने लगते हैं कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, कई विधायक दूसरों के संपर्क में, ये जो अभी से शुरू हो गया है, इससे लगता है आपको क्रॉस वोटिंग होगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम लोग सब एक साथ हैं और क्रॉस वोटिंग कुछ भी नहीं होगी। सभी जन एक साथ, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है और बहुमत से हमारा सीट चुन के आने वाला है। महाविकास आघाड़ी की ओर से तीसरी सीट पर शेतकारी के कैंडिडेट मैदान में है। इन्हें शरद पवार वाली एनसीपी का समर्थन हासिल है। विधानसभा में एनसीपी के कुल 12 विधायक हैं। कितने विधायक हैं? कुल 12 विधायक हैं। उम्मीदवार एक हैं जो शेतकारी से हैं, उन्हें शरद पवार का समर्थन हासिल है। ऐसे में अब आप ये देखिए 12+1 13 वोट की आवश्यकता है और जरूरत है 23 वोट की, यानी कि 10 वोट यहां पर कम पड़ रहे हैं। अब इन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस के बचे हुए 7 एमएलए का साथ अगर शेतकारी संगठन को मिल जाए, इस ग्रुप को मिल जाए, तो इनका एक उम्मीदवार जिताया जा सकता है, लेकिन फिर भी 3 विधायकों की तो जरूरत पड़ेगी। अब इन 3 विधायकों को कहां से अकोमोडेट किया जाएगा, सारी लड़ाई इस बात पर टिकी हुई है। हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वलसे पाटिल जी हैं। सर, विधान परिषद के चुनाव की वोटिंग शुरू हो रही है। लिटमस टेस्ट माना जा रहा है महायुति के लिए। नंबर्स की अगर बात की जाए तो आपके भी सारे 9 जो कैंडिडेट्स आपने खड़े किए हैं उसमें भी 4 वोट्स कम पड़ रहे हैं।
हालांकि महाविकास आघाड़ी के पास जितने उनके कैंडिडेट्स हैं उतने पर्याप्त उनके पास नंबर्स तो हैं, लेकिन जो उनके उद्धव गुट के जो कैंडिडेट खड़े हैं या शरद पवार जी जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, नंबर्स उनके पास कम पड़ रहे हैं। तो इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं सर, आपका इस पर क्या कमेंट? इस चुनाव में तो महायुति के सारे कैंडिडेट जीत जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। शरद पवार गुट का कहना है कि आपके कई सारे विधायक उनके संपर्क में हैं, लगातार बातचीत हो रही है। नाना पटोले का भी कहना है कि 10 से ज़्यादा जो महायुति के विधायक हैं वो हमारे संपर्क में हैं और कल यानी आज जब वोटिंग होगी तब पता चल जाएगा कि नंबर्स गेम किसके पक्ष में है। क्या कहेंगे? ये सब हाइपोथेटिकल है, मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन हमारे कैंडिडेट जीतने के लिए जितने वोट्स चाहिए उतने वोट्स हमारे पास है। सर, जीत का विश्वास आप जिस तरीके से जता रहे हैं उसकी मुख्य वजह क्या है? ये जो कॉन्फिडेंस है इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये भी होता है कि कई सारे जो अपक्ष के जो विधायक हैं वो फाइनल जो कहते हैं किंग मेकर साबित हो सकते हैं, और ऐसे में जब आखिरी एक लिटमस टेस्ट है उसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव में जाना है तो समर्थन करेंगे, इसका विश्वास कैसे? जो प्लानिंग किया हुआ है और हमेशा हम करते हैं वो प्लानिंग के हिसाब से 9 के 9 लोग जीत जाएंगे। अब असली सवाल यह है कि अजीत पवार वाली एनसीपी जिनके 2 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं और विधानसभा में उनके 40 विधायक हैं, उन्हें अगर अपने दोनों कैंडिडेट को जिताना है तो उन्हें 46 वोट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कुल 23 वोट 2 कैंडिडेट के लिए 46 वोट की आवश्यकता पड़ती है। और हैं कितने? 40 वोट, यानी जरूरत से 6 वोट यहां पर भी कम दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर वो अपने चाचा की पार्टी में सेंध लगा देते हैं तो शायद उनके दोनों उम्मीदवार जीत जाएंगे, क्योंकि शरद पवार ने कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है, क्योंकि उन्होंने शेतकारी को अपना समर्थन दिया है। अब शरद पवार ये देखना चाह रहे हैं कि जितने विधायक उनके साथ जुड़े हुए हैं क्या वो अभी भी इंटैक्ट हैं, वो अपनी लॉयल्टी को कैसे प्रूफ करेंगे। वो तब प्रूफ हो सकता है जब वो शेतकारी को ही अपना वोट बढ़कर दें। लेकिन अगर यहां पर अजीत पवार 12 विधायकों में सेंधमारी कर पाते हैं तो वो अपना एक कैंडिडेट और जिता पाएंगे, क्योंकि इनके पास जरूरत से 6 वोट कम हैं। आइए अब रुख करते हैं अगली खबर का। जुलाई में जल संकट से देश के 17 राज्यों में इस वक्त टेंशन बढ़ी हुई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत में भारी बारिश से हालात डेंजर बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। कई शहर सैलाबी संकट की मार झेल रहे हैं। सीएम योगी कल खुद ग्राउंड पर उतरे। सैलाबी संकट में लापरवाही को लेकर 5 जिलों के 10 अधिकारियों की रिपोर्ट तलब की गई है। इसमें लखीमपुर है, श्रावस्ती है, बलरामपुर, शाहजहांपुर समेत कई शहरी इलाके जहां पर बाढ़ आ गई है, वहां पर कितना जनजीवन प्रभावित हुआ है इस पर पूरी डिटेल मांगी गई है। इधर बिहार की बात कर ले, जहां पर वज्रपात हुआ है, 22 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में सुबह से लगातार तेज बारिश हो रही है। उत्तराखंड के पहाड़ों में लैंडस्लाइड का तांडव जारी है। चमौली बद्रीनाथ हाईवे समेत कई इलाकों में भारी बारिश के बाद भूस्खलन के हालात बने हुए हैं। उत्तराखंड के रास्ते यानी 200 कुल रास्ते इस वक्त प्रभावित हैं। 20 से ज्यादा जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। चारधाम यात्रा पिछले 3 दिनों से बाधित है। सड़कों पर सैलानी फंसे हुए हैं। दिल्ली में बिना बारिश के सैलाब आ गया है। बवाना, जेजे कॉलोनी जैसे इलाके डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मुनक नहर का कुछ हिस्सा डैमेज होने के चलते दिल्ली अचानक सैलाब की चपेट में है। देश के हर स्टेट की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और सबसे पहले आपको मुंबई लेकर चलते हैं। तेज बारिश की वजह से मायानगरी मुंबई की रफ्तार एक बार फिर थम गई है। मुंबई के कई इलाके में जल भराव हुआ है। अंधेरी सबवे एक बार फिर से डूब गया है और इसके चलते यहां पर आवाजाही बंद करनी पड़ी है। तेज बारिश से जल भराव लगातार बढ़ रहा है। बीएमसी के कर्मचारी पानी हटाने में जुटे तो हैं, लेकिन लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से पानी कम नहीं हो पा रहा है। फिलहाल एहतियात के तौर पर लोगों को मना किया गया है। इस इलाके से निकलने के लिए, आने जाने के लिए रोका जा रहा है। इंडिया टीवी की टीम मुंबई के चप्पे चप्पे पर मौजूद है। अंधेरी सबवे में जल भराव को लेकर अतुल सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ। शहर के सबसे व्यस्ततम सबवे में से एक अंधेरी सबवे की तस्वीर सीधे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा जलमग्न हो चुका है इस समय अंधेरी सबवे। सड़क के आप दोनों तरफ से अगर देखेंगे तो तेज धार में
बारिश का जो पानी है वो सबवे के अंदर जा रहा है और जो मैनहोल है एहतियातन उसे भी खोल दिया गया है क्योंकि बारिश ज़्यादा है, पानी निकलने के निकासी का कोई जगह नहीं है, इस वजह से उसे भी खोल दिया गया ताकि पानी ज़्यादा निकल जाए। और बगल की जो आप नाला देख रहे हैं जिसका सबसे बड़ा रीज़न होता है ये अंधेरी सबवे भरने का, वो ओवरफ्लो हो चुका है और उसका जो पानी है वो भी इस समय आपको सबवे में जाता हुआ दिखाई देगा। और दूर अगर आप देखें कैमरे से तो एक गटर भी ओवरफ्लो होता हुआ आपको दिखाई देगा, उसमें से भी पानी निकला है। ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से ये अंधेरी सबवे भरता है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है, चाहे येलो अलर्ट हो या रेड अलर्ट हो, ऐसा कोई अलर्ट अभी जारी नहीं किया गया है। लेकिन अचानक सुबह जो बारिश शुरू हुई उसकी वजह से पानी यहाँ पे भर गया है। दूसरी तरफ का भी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये वो दूसरा वाला रास्ता है जो सबवे में पानी जहाँ से होकर आ रहा है, क्योंकि ये भी एक लो लाइंग रोड है तो यहाँ पर भी अच्छी खासी मात्रा में बारिश का पानी इकट्ठा होता है और वो उसकी स्लोप की वजह से वो सारा पानी इस समय आपको सबवे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एहतियातन इस पूरे रास्ते को सबवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है, रस्सी लगाकर, बैरिकेड लगाकर, साथ में ट्रैफिक पुलिस और मुंबई की जो अंधेरी पुलिस है वो यहाँ पर एहतियात जो है खड़ी हुई अलर्ट में दिखाई दे रही है। जो भी कोई पिलर से या फोर मुंबई में भारी बारिश लगातार जारी है। एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 कैंपस में तस्वीरें आप देखें कितना पानी भर गया है। भारी बारिश के चलते T2 टर्मिनल तक जाने वाला रास्ता डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क पर दरिया जैसा मंजर है। देखिए गाड़ियां निकलती है तो कैसे लहरें उठने लगती है, जैसे कि समुद्र में लहरें उठ रही हों। हालात बहुत ख़राब हैं, लोगों को आवाजाही में दिक्कत आ रही है। कई उड़ानों पर भी बारिश का असर पड़ता नजर आ रहा है। मुंबई के दादर इलाके में भी भारी बारिश के चलते जल भराव हो गया है। बारिश का पानी सड़कों पर दरिया की तरह बह रहा है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। लगातार बारिश के चलते हालात बेहतर हों और जल्द बेहतर हों, ऐसी केवल उम्मीद ही की जा सकती है, लेकिन हालात देखकर ऐसा लगता नहीं है कि कोई जल्द राहत मिलेगी। मुंबई के चैम्बूर में भी सड़कों पर समंदर जैसी लहरें हैं। लगातार बारिश के चलते यहाँ पर पानी भर रहा है। आइए मुंबई के किंग सर्कल और विले पार्ले की भी तस्वीरें आपको दिखाती हूँ, जहां पर बारिश के बाद सड़कें डूबी हुई हैं। भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति है। अब नवी मुंबई की भी स्थिति देखिए, जहां पर रात भर हुई बारिश के बाद पूरे इलाके में पानी भर गया है। दुकानों में भी पानी दाखिल हुआ, घर में भी पानी दाखिल हो गया है। इसके चलते आम जनजीवन भी ठप हुआ है। अलग अलग इलाकों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। नवी मुंबई के सनापड़ा अंडरपास में भी पानी भर गया है और इसके चलते आवाजाही बाधित हुई है। कई इलाकों में जाम जैसी परिस्थिति भी नजर आ रही है। आइए मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेसवे की तस्वीर आपको दिखाती हूँ, जहाँ पर सबसे बुरे हालात हैं, क्योंकि इतनी वाटर लॉगिंग हो रही है। जगह जगह पर बारिश की वजह से ट्रैफिक सिस्टम भी चरमरा रहा है। गाड़ियां बेतहाशा सड़कों पर हैं तो, लेकिन वो कितनी आगे बढ़ पा रही हैं वो भी तस्वीरें आपके सामने।